नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 29 अप्रैल 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आता है? संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात में कच्छ का रण, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है यह जोन 4 के अंदर में आता है, ना कि 5 के अंदर में। पांचवा हमको नहीं चाहिए, तो यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, ये तीनों अपने आप गलत हो जाएंगे और सही कौन सा हो जाएगा? ए। ये प्रश्न आपके सामने क्यों आया? यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, द हिंदू के अंदर में एक न्यूज है, 2 डाई ऑफ शॉक आफ्टर अर्थक्वेक इन असम। असम के अंदर में एक जगह है सोनितपुर, यहां पर ढेकी जुली के अंदर में 6.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया, जिसके अंदर में 2 लोगों की मृत्यु हुई, कई सारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। अब आप लोगों को इस मानचित्र की मदद से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो किसमें आता है? 5वें जोन के अंदर में आता है। मतलब कि बहुत ज्यादा खतरा है यहां पर अर्थक्वेक्स का। अगर आप लोग देखें यहां पर जोन 4 में तो यह हाई रिस्क जोन है, जोन 3 मध्यम रिस्क यहां पर है, और जोन 2 की बात करें तो यहां पर कम खतरा है। अब यहां पर आप लोग इस डेटा पर ध्यान दीजिए। इसमें बताया गया है कि जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 के अंदर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आप लोग जो बात मैंने अभी बताई कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसका एक पूरा हिस्सा लगभग इसी के अंदर में आता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, गुजरात वाला जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा उत्तरी बिहार का क्षेत्र, अंडमान निकोबार का क्षेत्र, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जोन 4 में हम लोग आते हैं। यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है दिल्ली, सिक्किम, इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से हैं वो वाले, ये सब मुख्य रूप से जोन 4 के अंदर में आते हैं। तो विशेष रूप से जो है जोन 5 और जोन 4 ये बहुत खतरे वाले क्षेत्र हैं और इनके बारे में आपके पास सूचनाएं होनी चाहिए। अब यहां पर भूकंप का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी के कंपन से, और पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसके कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो सभी दिशाओं में फैल करके पृथ्वी को कंपित करती हैं। अब भूकंप आने के अधिकांश कारण तो प्राकृतिक होते हैं, लेकिन कई बार ये मानवीय गतिविधियों के कारण भी पैदा होते हैं कि जहां पर बांध बना दिए, ऐसी जगहों पर पानी के बांध बना दिए कि जहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट थी वो एक्टिव हो गई। भले वहां पर हमें दिखाई पड़े कि वो एक प्राकृतिक कारण है, लेकिन अगर मनुष्य ने उस जगह पर पानी का बांध ना बनाया होता तो धरती के अंदर में जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर दबाव में परिवर्तन नहीं होता और वहां भूकंप नहीं आते। बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में जब डायनामाइट के द्वारा पहाड़ों को तोड़ा जाता है तो कई बारी वहां पर भूकंपों का उद्गम देखा जाता है। अब जरा आप 2 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, भूपर्पटी मतलब क्रस्ट का जो हिस्सा हो गया धरती का, क्रस्ट के नीचे का वो स्थान जहां से कंपन या भूकंप का आरंभ होता है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। जैसे आप ये देखिए, ये क्रस्ट वाला क्षेत्र हो गया, इसके नीचे की तरफ हम आए तो यहां पर ये जो हिस्सा है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है इसे कहते हैं फोकस। और फोकस के ठीक ऊपर जब सतह पर आ जाते हैं और जहां से ये भूकंपीय तरंगे हर दिशा में फैलना शुरू करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिसेंटर। तो अब ध्यान रखना इस बात को, एपिसेंटर सतह पर स्थित होता है, आप यहां देखिए, और जो फोकस होता है वो सतह के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, रेमडेसिविर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है, यह दवाई वायरस को एक विशेष एंजाइम आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के उत्पादन से रोकती है जो वायरस को स्वयं की प्रतिकृति बनाने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। इस दवा से रोगी के अस्पताल में रहने की अवधि भी कम होती है। अब जरा पहले स्टेटमेंट को आप देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? वायरस अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो बहुत जाहिर सी बात है इन्फेक्शन घटेगा। इन्फेक्शन घटेगा तो निश्चित रूप से जो रोगी है वो अस्पताल में कम समय के लिए रहेगा,
तो दूसरा वाला कथन पहले वाले से जुड़ जाता है। तो ऐसे में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न आपके सामने क्यों आया है, आइए देखते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, पुणे महाराष्ट्र के अंदर में जो रेमडेसिविर दवा है, यूं तो पूरे भारत के अंदर में ही इसकी बहुत जबरदस्त शॉर्टेज देखी जा रही है। कालाबाजारी की खबरें लगातार आ रही हैं और ये वायरल इन्फेक्शन को कम करने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। अभी हम लोगों ने जो आरडीआरपी की बात की थी, तो आप लोग जरा इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये जो आरडीआरपी है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। ये जो वायरस वगैरह है, कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो आरएनए को आरएनए टेम्पलेट से कॉपी कर लेते हैं और ऐसे में इनका जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी के साथ में फैलता है। नॉर्मली क्या होता है, डीएनए मटेरियल जो होता है उससे रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यहां पर जो आरएनए वायरस होते हैं, जब वो आरएनए से ही अपनी कॉपी बना लेते हैं तो उनकी जो संक्रमण फैलाने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इस वायरस के अंदर में हमें देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है, यह व्यापारिक बैंकरों द्वारा बुक बिल्डिंग मुद्दों के मामले में भावी आईपीओ बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रारंभिक पंजीकरण दस्तावेज है। दूसरा है, इसमें या तो पेशकश की जा रही शेयर की संख्या या जारी करने की राशि की कीमत का विवरण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर है क्या चीज, जो पहला वाला कथन है वो तो सही है और दूसरा वाला जो है वो गलत है, क्योंकि ये दूसरा वाला जो कथन है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टस, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ है और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक। अब ये प्रश्न आपके सामने क्यों आया है, जरा वो देखिए। दरअसल जोमैटो, जिसे चीन की एक कंपनी है एंट ग्रुप, उसका फंडिंग है इनके पास में, और अब ये जो है मार्केट के अंदर में अपना आईपीओ लेकर के आ रहे हैं। अब आईपीओ क्या होता है? फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दरअसल स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें जिसने उस कंपनी को शुरू किया था, जो उसका फाउंडर था, यार दोस्त है, कुछ और इन्वेस्टर्स हैं, बस उनके पैसे लगे होते हैं, वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन जब वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करके और वहां से जनता को अपने शेयर बेच करके पैसा उठाते हैं, पहली बार जब यह घटना घटती है तो इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। और इसके माध्यम से एक जो प्राइवेट कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो सेबी के पास जाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, जो कि बाजार की नियामक संस्था है। और इस संस्था के पास में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबसे शुरुआती दस्तावेज होता है बाजार के अंदर पंजीकरण के लिए, इसको जमा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें शेयरों की जो कीमत है, उनकी जो संख्या है, इसका कोई वर्णन नहीं होता है। वो कहां पर होता है? प्रोस्पेक्टस के अंदर में होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड स्टेटमेंट में शेयरों की कीमत, संख्या वगैरह की सब बात की जा रही थी, इसीलिए मैंने कहा था कि वो प्रोस्पेक्टस के अंदर में होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो प्रारंभिक दस्तावेज होता है, इसीलिए पहला वाला कथन सही था और दूसरा वाला कथन क्या हो गया था? गलत हो गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा पाइथन 5 क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। आइए देखते हैं यह प्रश्न आपके सामने क्यों रखा गया। दरअसल रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी दी गई कि डीआरडीओ ने हवा में मार करने वाली मिसाइल पाइथन 5 का पहला परीक्षण कर लिया है। और ये किससे किया गया है? एयरक्राफ्ट तेजस के माध्यम से इसको किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पाइथन 5 की बात तो बता दी, अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि डीआरडीओ के बारे में बहुत बारी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, उसके बारे में आपके पास सारी जानकारियां होनी चाहिए, तेजस के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। और ये जो परीक्षण है वो परीक्षण कहां पर हुआ है? ये गोवा के अंदर में किया गया है। अगला जो हमारे सामने प्रश्न है वो है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वहां से। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। प्रश्न है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आईआरएनएसएस के भूस्थैथिक कक्षा में 3 उपग्रह
और भू समकालिक कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। ठीक है, अगला है IRNSS पूरे भारत और इसकी सीमाओं से लगे 5500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। अगला है भारत में 2019 के मध्य तक पूर्ण वैश्विक कवरेज के साथ अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा। तो मैं आपको एक बात यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तीसरा वाला जो कथन है वो तो शुद्ध रूप से गलत है, क्योंकि ये जो प्रणाली है पूरी वो क्षेत्रीय कवरेज के लिए है, ना कि वैश्विक कवरेज के लिए है। दरअसल ये आइडिया हमारे दिमाग में तब आया जब पाकिस्तान के साथ में हमारा संघर्ष हुआ 1999 कारगिल के अंदर में, और उस समय हमने अमेरिका से डेटा मांगा कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो कहां कहां पर स्थित हैं GPS के माध्यम से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर वो डेटा हमें उपलब्ध करा देते तो निश्चित रूप से हम अपने कई सारे सैनिकों की जान बचा सकते थे, और उस समय इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि कम से कम भारत के पास क्षेत्रीय स्तर पर एक ऐसी नेविगेशन प्रणाली होनी चाहिए। दूसरे कथन की बात करते हैं तो यह भी गलत है, क्योंकि सीमाओं से लगे लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को यह कवर करेगा, और इसमें जो सही कथन है वो केवल पहला वाला होगा, केवल एक। अब देखिए जरा कुछ बातें यहां पर ध्यान रखने लायक हैं। दरअसल एक संस्था है NTIPRIT, और इसने इसरो और दूरसंचार उद्योग के सहयोग से जो नाविक है दूरसंचार उद्योग, इसके संबंध में एक वेबिनार का आयोजन किया था। नाविक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये एक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसरो के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और अगर हम बात करें इस संस्था के बारे में तो ये दूरसंचार के अंदर में शोध, नव प्रवर्तन और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाला एक शीर्ष संस्थान है। आज के प्रमुख तथ्य की बात करते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। दरअसल कृषि प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से। हमें कृषि अवसंरचना कोष की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, भारत के अंदर में लगभग 58% ऐसी आबादी है जो कृषि या उससे संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, उनके रोजगार वहीं से आते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि जब कृषि उत्पाद तैयार हो जाते हैं तो वो बाजार तक कैसे पहुंचेंगे। लोगों को जो आय होनी है वो आय ठीक से हो, बिचौलियों के पास वो पैसा ना चला जाए। अब यहीं पर अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए इस कोष की स्थापना की गई। इसकी घोषणा हुई मई 2020 में। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग की सुविधा की घोषणा की गई है। ये 2020 से 2029 तक 10 वर्षों तक चलेगी, और इसका जो प्रबंधन है, निगरानी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS या प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 करोड़ तक के जो ऋण है वो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा गारंटीड होंगे। अब यहां पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन से संस्थाएं या समूह पात्र होंगे। तो जो मुख्य है मैंने उनको यहां पर शामिल कर दिया है, आप देख लीजिए। प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, विपणन सहकारी समितियां हैं, किसान उत्पादक संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, संयुक्त देयता समूह है, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, ये सारे के सारे समूह शामिल हैं ताकि कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के अंदर में जो लोग शामिल हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस समय से मिल जाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।